स्कूल कॉलेजों में हिजाब नहीं चलेगा। जी हां, कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस बात को साफ तौर पर कह दिया है। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में जारी हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते और शिक्षण संस्थान इस तरह के पहनावे और हिजाब पर बैन लगा सकते हैं। हाईकोर्ट ने हिजाब की अनुमति मांगने वाली मुस्लिम संगठनों और छात्रों की सभी याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले से कट्टरपंथियों को तगड़ा झटका लगा है। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पूरे विवाद पर क्या कहा वो भी हम आपको बता रहे हैं। हिजाब का विवाद क्या है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनकर 6 छात्राएं आई थी। छात्राओं को क्लास में प्रवेश नहीं मिला था। कर्नाटक सरकार ने इसके बाद यूनिफॉर्म को अनिवार्य किया था और कर्नाटक में इस पर विवाद शुरू हो गया था। 31 दिसंबर 2021 को उडुपी में यह विवाद शुरू हुआ। सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनकर आई थी 6 छात्राएं, इनको कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला। कर्नाटक सरकार ने उसके बाद यूनिफॉर्म को अनिवार्य किया था, जिसके बाद ये कोर्ट में गई और सिंगल बेंच ने फिर 3 जजों की बेंच को इस पूरे केस को हैंडओवर कर दिया था। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब के मसले पर क्या कहा वो हम आपको बता रहे हैं। 3 जजों की बेंच ने यहां पर इस पूरे फैसले को सुनाया है। कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। हिजाब इस्लाम में अनिवार्य नहीं। छात्र यूनिफॉर्म को मना नहीं कर सकते। स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर लगी रहेगी रोक। हिजाब मामले में सभी याचिकाएं खारिज कर दी गईं। 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इधर बीजेपी नेताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। कर्नाटक हाईकोर्ट का इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। मैं सभी संबंधित लोगों से अपील करता हूं कि अभी देश और राज्य आगे बढ़ना है। ये संकुचित चीजों में हम नहीं पड़ना है। जो हाईकोर्ट का निर्णय है सबको पालन करके एक शांति का माहौल बना के रखना है। और जो छात्र जो है उनका मूलभूत काम है अध्ययन करना, ज्ञानार्जन करना, यही काम है। इसलिए सब छोड़ के अच्छे एक माहौल में, न हिंदू न मुस्लिम न कोई जातिवाद नहीं है, कुछ नहीं है, सब मिलके एक होके हम सब पढ़ा था वो शुद्ध रूप से साजिशों और षड्यंत्रों से भरा हुआ था। हिजाब को लेकर के जो हॉरर हंगामा था वो किस तरह से मुस्लिम लड़कियों को फॉर्मल एजुकेशन से बाहर किया जाए और उनको तालिबानी सोच के साथ उस जगह झोंक दिया जाए जहां पर कि फॉर्मल एजुकेशन ना मिल पाए। और इसलिए जो है वो आप अगर देखें तो डिसिप्लिन का, अपने इंस्टीट्यूशंस के डिसिप्लिन होते हैं, ड्रेस कोड होते हैं, डेकोरम होते हैं, उसको सभी लोग किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, सब मानते हैं। उस पर तो कोई प्रतिबंध है नहीं। हिजाब पर कोई यहाँ पर हिंदुस्तान में प्रतिबंध नहीं है, बैन नहीं है। आप सड़क पे, आप मार्केट में, आप अन्य जगहों पे, जहाँ पर घर पे, जहाँ पर भी चाहिए आप हिजाब पहनिए। लेकिन जो हिजाब को लेकर के एक हॉरर हंगामा था, एक षड्यंत्र और साजिशों से भरी जिद थी, वो एक्सपोज हो रही है। और मैं मानता हूं कि जो कोर्ट ने डिसीजन किया है वो बिल्कुल हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हिंदुस्तान और समाज के, जहां संविधान के हिसाब से वहां समाज के हिसाब से भी ये बिल्कुल उपयुक्त। इधर इस मामले में मुस्लिम समाज की ओर से मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने संविधान की ओर से मिले मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप बताया है, तो कुछ ने हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन किया है। अभी तो वर्डिक्ट को, जजमेंट को देखना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पे उन्होंने एप्लीकेशन को डिसमिस किया है। और हमारा मानना तो यही है कि हर धर्म के लोगों को जो उनकी धार्मिक चीज़ें हैं
उसकी परमिशन उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा संविधान भी इजाज़त देता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारा मज़हब का हुक्म है। लिहाजा हमारा मानना यही है कि कोर्ट्स को भी संविधान के अनुसार ही काम करना चाहिए और परमिशन मिलनी चाहिए। अब कोर्ट ने जजमेंट में क्या लिखा है, इसके लिए तो जो हमारे फाजिल वकील हैं वो जब तक उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो हमारी अदालतें फैसला करें उसको हम सब लोग स्वागत भी करें और उसको मान लें। रहा ये कि हमारे देश के संविधान में सभी धर्म व समुदाय या आम नागरिक को इजाज़त है राइट टू चॉइस आर्टिकल 21 की, और इस्लाम में हिजाब पर कोई इतना बड़ी सख्ती और कानून नहीं किया है। उन्हीं ने कहा है एक आप सब और शालीन तरीके से सर को ढाक लीजिए। अब चाहे वो दुपट्टे से झांकें, चाहे वो घूंघट से ढाकें या हम। और द कश्मीर फाइल्स मूवी पर प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला, तब जाके के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। लेकिन कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है, और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का स्टेटमेंट आया है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री के बयान पर बात कर रहे हैं हम। ऐसी फिल्मों से सामने आता है सच, पीएम ने यहां पर इस बात को कहा, ऐसी और फिल्में बननी चाहिए। कश्मीर का सच छुपाया गया, कश्मीर का सच छुपाने की कोशिश हुई। प्रधानमंत्री ने यहां पर इस बात को कहा है। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी आज बोले हैं। द कश्मीर फाइल्स पर पीएम मोदी बोले हैं, ये हम आपको सुनवा रहे थे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने न्यूज 18 से बातचीत में कांग्रेस आलाकमान पर हमला बोला है। संदीप दीक्षित ने कहा कि एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं लेकिन सब खामोश हैं।
सबको सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। लीडरशिप अहंकार से भरी हुई है। संदीप ने कहा कि चिंतन शिविर और सीडब्ल्यूसी से कुछ नहीं होता, पार्टी में कोई संवाद नहीं होता। क्योंकि जो एक प्रवृत्ति देखी जा रही है कुछ दिनों से, वो ये है कि तमाम चर्चाओं को भावुकताओं से, इमोशनल मैसेजेस से पहले से बात कर कर एकदम बिल्कुल एक तरीके से साउंडिंग बोर्ड बना दिया, मतलब साउंडिंग बोर्ड नहीं बना के बल्कि एक इको चेम्बर बना दिया जाता कि वही बातें कही जाएं। और क्योंकि देखिए, राजनीतिक पार्टी के अंदर की कमजोरियों के बारे में जब इंसान बात करता है तो मुद्दों की भी बात करता है और चेहरों की भी बात करता है। पार्टी में केवल मुद्दों पे वोट नहीं पड़ते हैं, चेहरों पे भी पड़ते हैं, विपरीत में भी और पॉजिटिव में भी। ठीक है, क्योंकि कई ऐसे चेहरे जो आज की जो कांग्रेस की स्थिति उसके लिए सीधे सीधे जिम्मेवार हैं, चाहे पंजाब की हार हो, चाहे उत्तराखंड में जो हम नहीं कर पाए उसके लिए हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कहीं और हो, वो भी उस चिंतन शिविर में होंगे। इस समय वो बड़ी बड़ी पदों पे काबिज भी हैं। तो जो सामान्य कार्यकर्ता कांग्रेस का है, जो ऐसे ही किसी के रहमो करम पर चिंतन शिविर पे आएगा, हमारे यहाँ कोई अपने अपने पराक्रम के कारण थोड़ी बुलाया जाता है, वो तो बड़े लोगों के रहमो करम के कारण बुलाया जाता है। क्योंकि कांग्रेस में एक प्रवृत्ति है कि कांग्रेस में नेता नहीं होते, नेता बनाए जाते हैं। ये अहंकार कांग्रेस का है कुछ दिनों से, कांग्रेस के नेतृत्व का, कि हम जिसके ऊपर उंगली रख दें वो नेता बन जाएगा। वो एक जमाना था, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा में लोगों को अटूट विश्वास था। अब क्योंकि उसमें थोड़ी सी कमजोरी हुई है तो उस तरह नेतृत्व बनता नहीं है, तो उस तरह के लोग आएंगे। मैंने जयपुर में भी चिंतन शिविर देखा था, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया कि 2 दिन हमने वहां किया क्या। और अगर लोगों को लगता था कि जयपुर के चिंतन शिविर से कोई ऐसे विचार निकलेंगे कि हम अगला चुनाव बढ़िया तरीके से लड़ सकेंगे, तो उसका कोई असर नहीं हुआ। हाँ, यह है, अगर आप सीरियस हैं, ठीक है, तो उन सीरियस लोगों के बारे में कोई चुनाव प्रबंधन अच्छे से देखता है, जिसके अनुभव राज्य सरकारों को रहे हैं, कोई पब्लिसिटी देख सकता है, कोई हमारे राज्य सरकारों को बेहतर तरीके से कैसे प्रेजेंट करे वो बात आ सकती है। लीडरशिप में किस तरह से स्टाइल चेंजेस होने चाहिए, क्या नई कमेटियां हमारी बननी चाहिए, कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जवाबदेही सबकी कैसी बननी चाहिए ऊपर से लेकर नीचे तक। इन सब के लिए आप अलग कमेटियां बनाइए, वो सीरियसली अपने अपने पेपर्स प्रेजेंट करें। वो 1 जना भी हो सकता है, 3 जने भी हो सकते हैं, 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं। उसके लिए ये जो हमारे यहाँ 50-50 की पूरी डीटीसी बस के साइज की जो कमेटियां बनाई जाती है, उसका कोई मतलब नहीं होता। हमारे यहाँ ना कोई चर्चा ढंग की होती है, ना कोई संवाद ढंग का होता है, ना 1 to 1 होता है। और एक और चीज मैंने देखी है, मैं जैसे पिछले 2-1 साल से, क्योंकि मैं पार्टी की कोई मुख्य धारा में तो हूं नहीं, एक तरीके से कार्यकर्ता ही रहा हूं मैं, उसी हैसियत से मैं आता जाता हूं। वो तो आपका बड़प्पन है कि आप लोग आ जाते हो मेरा इंटरव्यू लेने। लेकिन मैंने जब भी बड़े नेताओं से बात किया है, एक ऐसा नेता नहीं मिला है जो मुझे जो कहता है वही पब्लिक में कहता है, एक भी। और इसमें क्योंकि मेरे दादाजी और मेरी माताजी कांग्रेस में बड़े पदों पर रहीं, इसलिए बहुत कम बड़े नेता हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि भैया आपको कांग्रेस ने इतना दिया है, मुझे आप कुछ कहते हो, कभी कभी आंसू टपकते हुए कुछ कहते हो और पब्लिक में कुछ और ही बोल देते हो। तो हमारे सीनियर लीडर्स को भी मानना पड़ेगा कि कितने दिन आप सच को छुपाकर अपनी गद्दियों को गर्म करते रहोगे, उनको भी तो बदलाव लाना पड़ेगा ना। वर्किंग कमेटी की बैठक में तो बता रहे हैं कि ये सर्वसम्मति से फैसला लिया कि सोनिया गांधी की जो अध्यक्षता उस पर आस्था व्यक्त की गई। नहीं तो वो तो ठीक है, अभी कौन सा वो चेंज हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि साहब कोई एक इवेंट हो और आप इमीडिएटली कुछ इतना बड़ा चेंज कर दें। बात यह है कि मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर आप जैसे कांग्रेस प्रेसिडेंट भी बदलोगे तो जिस तरीके से हमारी एआईसीसी है, जिस तरीके से आजकल के हमारे क्रियाशील एआईसीसी है, वो नहीं जो पहले हुआ करते थे, और जिस तरीके से ये कुछ लोगों ने काबिज करके कुंडली मार के कांग्रेस में बैठ गए हैं, ये तो बदले हुए नेतृत्व को भी काम नहीं करने देंगे। क्योंकि ये लोग पार्टी स्वार्थ से और देश स्वार्थ से काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग निजी स्वार्थ से काम कर रहे हैं। इसलिए स्वागत है। ब्रेक के बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने एक बार फिर नेतृत्व को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर गांधी परिवार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में सिब्बल ने गांधी परिवार को नेतृत्व छोड़ने के लिए कहा है और किसी अन्य नेता को लीडरशिप देने की मांग की है। कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि घर की कांग्रेस की जगह सबकी कांग्रेस हो। उन्होंने कहा कि इस बार के परिणामों ने अंदाजा पहले से था। हम 2014 से लगातार नीचे की ओर जा रहे हैं। हमने राज्य दर राज्य खोया है। जहां हम सफल हुए वहां भी हम अपने कार्यकर्ता को एक साथ नहीं रख पाए। इस बीच कांग्रेस से बड़े नेताओं का पलायन हुआ है, जिनसे
नेतृत्व का भरोसा था वो कांग्रेस से दूर जा रहे थे।